हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द सब्जेक्ट दैट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या फिर इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी आप कहते हो। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे पोल किया था तो मैक्सिमम लोगों ने यही वोट किया था कि हमें ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नियर अबाउट ये सारे एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आपके ईएस एग्जाम में भी काफी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जब सिलेबस इसका चेंज किया गया था। आपके गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके आरटीओ एग्जाम में अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। स्टेट इंजीनियरिंग के बाकी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। या आप रिसर्च करो, प्रीवियस ईयर के पेपर फाइंड आउट करो तो आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे, दो चार क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मर्जी से एमसीक्यू बना के, बट उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एग्जाम लेवल का है नहीं है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर किस टॉपिक को पिक किया जाता है ज्यादा एग्जाम में, ये सारे रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड्स नहीं है, तो जो भी सब्जेक्ट्स आप स्टडी कर रहे हो उस सब्जेक्ट को आपको थॉरोली स्टडी कर लेना चाहिए कि अगर किसी भी टॉपिक को पिक किया जाता है एग्जाम में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओ, रादर देन कि आप बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ो। तो इसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक नहीं पढ़ने, कुछ ही टॉपिक्स हैं, कुछ 5-6 लेक्चर में कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनेंगे हाफ एन आवर के। तो हम थॉरोली इसको पढ़ेंगे विद थियरी और उसके पीछे आपको मैं जैसे कि पढ़ाते आया हूँ कुछ एमसीक्यू भी दिए जाएंगे तो आप उसको अपने से सॉल्व करना। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो आज के इस लेक्चर में हम इसका ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी टाइप्स को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। ओवरऑल जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मोनू एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @मोनू एकेडमी। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूं। आप मोनू एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है @मानधाता07 और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे। आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं। लेट स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब एनर्जी को जब आप रिन्यू कर पाते हो, मतलब कोई एनर्जी ऐसी है जो डिग्रेड नहीं होती है, जो वॉश आउट नहीं हो सकती है, जो खुद को रिप्लेनिश कर सकती है बार बार, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक फैन है, इधर से एयर ब्लो आई, आपका फैन चलने लगा, तो ऐसा नहीं कि ये एयर ब्लो आगे जाएगी तो आगे कोई फैन होगा तो इसको मना कर देगी, नहीं पीछे मैं अपना काम करके आई हूँ, यहाँ पे मैं तुमको नहीं चलाऊंगी या यहाँ पे तुम ब्लो नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट एक बार आपने पेट्रोल का यूज कर लिया, गैसोलीन का यूज कर लिया, कोल का आपने यूज कर लिया, एक बार वो बर्न आउट हो गए, एक बार वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो गया, तो हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं और फिर से हम चाहें कि जो हमारी बर्न गैसेज हैं या फिर जो हमारे वहां पे एग्जॉस्ट आया है उससे हम केमिकल या पेट्रोल प्रोड्यूस कर लें, तो ऐसा पॉसिबल होने वाला नहीं है। और एक बार वो वैनिश कर गए, वॉश आउट कर गए, डिग्रेड हो गए वो, तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। बट रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, डिग्रेड नहीं करती है, वॉश आउट नहीं करती है, ये खुद को रिप्लेनिश करती रहती है, ये बार बार खुद को रिफिल कर लेती है बाय नेचर, हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेयर जो हमारे पास ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले बने थे, डेफिनेटली वो भी नेचुरल प्रोसेस से ही बने हैं, बट उनका क्या है, एक डिफिनिट सोर्सेज है। अगर हम उसको यूज करते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल्स हैं आपके बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे सोलर एनर्जी हुई, विंड हुई, बायोमास हुआ, आपके हाइड्रो पावर हुआ, हाइड्रो हुई, जियोथर्मल हुआ, टाइडल एनर्जी हुई, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, जिसको हम कंटिन्यूअसली अब क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जगह अब ये यूज हो रहा है। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो जो भी आपके पर्पज हैं, जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से पूरा होते हैं, वो सारे पर्पज आपके इससे भी पूरा हो सकते हैं। बट स्टिल हम अभी अपब्रिंगिंग मोड में हैं, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है, बहुत ज्यादा हम इसमें डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो स्टिल जो बहुत बड़े एनर्जी रिक्वायरमेंट है वहां पे तो हम इसका यूज नहीं करते। बट अभी जो है बेसिकली हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं। बट स्टिल आपने सुना होगा कि एक इंडिया ने फर्स्ट जो एयरपोर्ट बनाया है कोची में, जो कि टोटली सोलर पावर्ड है, दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो टोटली सोलर पावर्ड है। आपको पता है कि एयरपोर्ट पे या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां का सारी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द सोलर एनर्जी। तो ऐसा भी नहीं कि हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको कमर्शियल लेवल पे, हम कमर्शियल लेवल पे भी इसका यूज कर रहे हैं, बहुत सारी जगह ये यूज होती है। तो बेसिकली ये होती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मेंशन है हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
तो इन दोनों में डिफरेंस मेंशन्ड है, वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया है वही सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा 1 by 1 करके मेंशन्ड है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी जो है हमारे अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है इन नेचर में, और दोनों नेचुरल प्रोसेस से ही बने हैं। आपकी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है या फिर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, दोनों नेचुरल प्रोसेस से ही बने हैं। इसको हम लॉन्ग टाइम से यूज करते हैं, तो हमने इसमें काफी जो है टेक्निकल डेवलपमेंट कर लिया है, बट यहाँ पे स्टिल हमारे पास अभी उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, हमें आगे डेवलप करना है और डेफिनेटली हम कर रहे हैं। ये रिप्लेनिश कर लेते हैं खुद को, मतलब सॉरी, ये रिप्लेनिश नहीं कर पाते। एक बार आपने इसको यूज कर लिया और ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले बने थे, ये फिर से रिप्लेनिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है हमारी नॉन कन्वेंशनल या फिर आप कह लो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, ये रिप्लेनिश करते रहते हैं अपने आप को। इसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम यूज एक बार कर लिए तो वॉश आउट हो जाती है या फिर डिग्रेड हो जाती है, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, और इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस मेंशन है, जो कि बेसिक डिफरेंसेस है, आप सभी लोगों को पता होगा। ये पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ये पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से आज पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो चारों तरफ, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी चीजें सुधरी हुई हैं। क्यों सुधरी हुई हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनी हमारी शटडाउन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर शटडाउन है, लोग व्हीकल कम चला रहे हैं, तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो गया है। ये चूंकि इको फ्रेंडली होते हैं, कोई भी चीज हार्म नहीं करते हैं, हमारी लिविंग बीइंग को किसी भी तरीके से ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ये इंडस्ट्रियल कॉमनी, मतलब अभी जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये भी अंडर प्रोसेस है, अभी इसमें हमको बहुत एक्सपर्टीज है नहीं, तो हम बहुत बड़े पावर प्लांट या बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में एनर्जी से प्रोड्यूस करते नहीं है। बेसिकली अभी हाउस होल्ड में ये ज्यादा यूज हो रहा है। आपने देखे होंगे सोलर लाइट लगी हुई है आपके घर में, सोलर से आप एसी चला लेते हो, फ्रिज चला लेते हो और वाटर गर्म कर लेते हो, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो आपको वहाँ पे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे रिलाई होना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया है, स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। और इंडिया बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है, अलग से एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई है इसके लिए, बहुत सारी फंडिंग भी अवेलेबल है। अगर आप भी चाहते हो तो आप भी फंडिंग फैच कर सकते हो। इनका अलग से जर्नल आते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए आते हैं, तो अगर आप भी चाहते हो आर्टिकल लिखना तो आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, हैवी एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व इन यूजिंग टू मेंटेनेंस द एनर्जी सोर्सेज। डेफिनेटली ये जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जहाँ पे इसका यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ता है, बट स्टिल इसमें आपको जो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम आती है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। बट अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है नहीं, तो हमारे पास जो सिस्टम अवेलेबल्स हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा आती है। और डेफिनेटली ये अभी एक्सेस अमाउंट में यूज किया जा रहा है। अभी जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसका हमने बहुत ज्यादा यूज अभी कर नहीं पाए हैं, बट स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दे कैन एग्जॉस्ट, ये खत्म हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, और हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारे पास एडवांटेज है। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेंशन है। वही एडवांटेज है, ये रन आउट नहीं होते हैं, डेफिनेटली इनका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड कम होता है, कम पैसे लगते हैं, मतलब थोड़े चीप होते हैं, बट बेसिकली इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो अभी ज्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी हैज न्यूमरस हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि इसका कोई लिविंग बीइंग को कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी इज रो रिलायंस टू द फॉरेन एनर्जी सोर्सेज। आपको पता है कि हमारे पास चूंकि ऑयल का रिजर्व नहीं है, हमारे पास कोल का रिजर्व भी बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम बेसिकली ऑयल पे या गैसोलीन पे या फिर गैस पे बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री से आते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी को घटाता है अगर हम इंप्रूव करते हैं हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को, टेक्नोलॉजी को, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनाया है इसके लिए। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसका, कि हायर अपफ्रंट कॉस्ट होती है, जिसकी कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कॉस्ट ज्यादा होती है। इंटरमिटेंट होती है यहाँ पे एनर्जी, ये इसकी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज का, इसके वजह से कि ये कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलता है। कब एनर्जी सप्लाई आपको मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आगे वो भी सारे आएंगे। स्टोरेज की प्रॉबिलिटी होती है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। जैसे कि हमने कहा कि इसकी सप्लाई हमेशा नहीं रहती, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी जियोग्राफिकल लिमिटेशन होता है इसमें, कुछ जगह पे जैसे एयर विंड आपको अच्छी मिलेगी, मतलब एयर फ्लो अच्छा मिलेगा, कुछ जगह पे नहीं मिलेगा, कुछ जगह पे आपको टाइडल एनर्जी मिलेगी, कुछ जगह पे नहीं मिलेगी। जियोथर्मल भी हर जगह नहीं मिलेगी। सोलर हर जगह मिलती है डेफिनेटली, मगर उसकी इंटेंसिटी हर जगह अलग अलग होती है, तो सिस्टम की एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। वेदर इसको इफेक्ट करता है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी बेसिकली डिमेरिट है जिसपे हमको काम करना है, और हमारे साइंटिस्ट काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी इस पे आए हुए हैं। तो बेसिकली ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, जियोथर्मल, वेव और टाइडल एनर्जी, इन सारे एनर्जीज को हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे।
जितने भी यहाँ पे हैं सबको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर पाएं, और लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सारे टाइप्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उस पर बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई करना इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।